बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा बच्चों कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब केंद्रक विभाजन हमने पढ़ लिया है। एक केंद्रक से बच्चों दो केंद्रक बन चुके हैं, लेकिन दो कोशिकाएं नहीं बनी है। कोशिका तब तक दो नहीं बनेगी जब तक कि कोशिका द्रव्य का बच्चों विभाजन न हो। तो केंद्रक विभाजन के बाद बच्चों आपको करना क्या है? कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है। तो आज टॉपिक है आपका साइटोकाइनेसिस। अब बच्चों कोशिका द्रव्य का विभाजन वनस्पति कोशिका में कुछ अलग ढंग से होगा और प्राणी कोशिका में कुछ अलग प्रकार से होगा। इसका कारण आपको कोशिका की जो रचना है उसको याद करना पड़ेगा। प्राणी कोशिका में बच्चों क्या था? अगर आप प्राणी कोशिका की बच्चों बात करें प्राणी कोशिका में ये जीव द्रव्य कला है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है। लेकिन अगर आप वनस्पति कोशिका की बच्चों बात करें, वनस्पति कोशिकाओं में क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य झिल्ली है और बाहर कोशिका भित्ति है। बच्चों जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो वनस्पति कोशिका में कुछ अलग ढंग से होगा और प्राणी कोशिका में कुछ अलग ढंग से होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव भित्ति है, कोशिका भित्ति। प्राणी कोशिका में सबसे बाहर बच्चों क्या है? केवल कोशिका द्रव्य झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं। जबकि वनस्पति कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बच्चों सेल वॉल है। तो प्राणी कोशिका में बच्चों कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होगा? तो आप देखिए इस डायग्राम में, आप देखिए बच्चों कि ये कोशिका है जिसमें केंद्रक का विभाजन हो चुका है, दो केंद्रक बन चुके हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन अभी शुरू नहीं हुआ है। बच्चों यहां से क्या होगा कि कोशिका के बीच में एक खांच बनती, देखिए एक डिप्रेशन बन रहा है, ये खांच बन रही है और ये खांच धीरे धीरे बच्चों क्या होगा कि बढ़ती जाएगी। ये खांच धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे जब खांच बढ़ेगी और ये दोनों खांचें एक दूसरे के साथ जुड़ेगी बच्चों, तो क्या होगा? ये होगा, ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है? तो प्राणी कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है। ये परिधि है बच्चों, परिधि में खांच उत्पन्न होती है और ये खांच धीरे धीरे केंद्रक की ओर बढ़ती जाती है, केंद्र की ओर बढ़ती जाती है, सॉरी। और केंद्र की ओर बढ़ते जाने पर दोनों खांच जब आपस में मिलेगी तो उत्पन्न हुई दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएगी, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान है और वही गुणसूत्र थे जो जिनके पेरेंटल सेल में थे, पैतृक कोशिका में थे। इसीलिए इसे सम विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन कहते हैं।
ठीक है। तो आपको बच्चों याद रखना है कि एनिमल सेल में जब भी साइटोकाइनेसिस होगा तो कैसे होगा। वहां पे बच्चों कोशिका द्रव्य जो ये कोशिका रस कला है, प्राणी की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें खांच उत्पन्न होगी, दोनों ओर डिप्रेशन आएगा। ये खांच धीरे धीरे परिधि से केंद्र की ओर बढ़ेगी, दोनों खांचे मिल जाएगी और ये एक कोशिका से बच्चों दो कोशिका बन जाएगी। ये है प्राणी कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन। लेकिन वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होगा? वहां तो कोशिका भित्ति है बच्चों, ये कोशिका भित्ति है पूरी की पूरी। अगर आप इसको देखें, ये पूरी कोशिका भित्ति बच्चों, ग्रीन कलर की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्योंकि निर्जीव है, संकुचनशील नहीं है, ये सिकुड़ नहीं सकती है, तो इसमें खांच बनने का सवाल ही नहीं। प्राणी कोशिका में तो कोशिका द्रव्य झिल्ली था बाहर, जो संकुचनशील थी तो बीचों बीच सिकुड़ गई। लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति निर्जीव है, सेलुलोज की बनी है, क्या नहीं होगा, असंकुचनशील है, इसमें संकुचन होगा ही नहीं। तो केंद्रक तो बन गए दो, देखो ये केंद्रक ये है, ये केंद्रक ये है, दो केंद्रक बन गए। लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन बच्चों अब कहां से होगा? तो यहां पे कोशिका द्रव्य का विभाजन केंद्र से परिधि की ओर होता है। दोनों कोशिकाओं के बीच में बच्चों एक सेल प्लेट बनती है, कोशिका पट्टिका बनती है, कैल्शियम पैक्टेट की एक पट्टिका बनती है जो केंद्र से बच्चों परिधि की ओर जाती है। पहले वाले प्राणी कोशिका में क्या था? संकुचन परिधि से केंद्र की ओर आ रहा था। यहां पे कोशिका पट्टी बनती है क्योंकि संकुचन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बता दिया, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है ये असंकुचनशील है। तो सेल प्लेट बनेगी, कैल्शियम पैक्टेट की एक प्लेट बनेगी बच्चों बीच में, और ये धीरे धीरे केंद्र से परिधि की ओर जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये परिधि पे चली जाएगी। अब ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, यानी दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य अलग हो गया है। लेकिन जो सेल प्लेट जो बनी है बच्चों, ये मिडिल लैमेला का काम करेगी, मध्य पटलिका। क्या है मध्य पटलिका? दो वनस्पति कोशिका के कोशिका भित्ति, अब इसकी कोशिका भित्ति ये है, ये इस कोशिका की कोशिका भित्ति है, और ये इस कोशिका की कोशिका भित्ति है। तो दो वनस्पति कोशिका में दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने वाली रचना को क्या कहेंगे बच्चों? मध्य पटलिका कहेंगे, जो कि इस सेल प्लेट की कोशिका पट्टिका के बढ़ने से बनी है। ये दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का काम करेगी। ठीक है बच्चों, ये था वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। स्टार्ट हुआ था सेंटर से, बाहर गया पेरिफेरी पे। एनिमल सेल में स्टार्ट हुआ था पेरिफेरी पे और अंदर की ओर गया सेंटर। ये देखिए सेल प्लेट, यहाँ पे भी दो डायग्राम मैंने दिखाए बच्चों, बनेगा, और ये दोनों कोशिकाएं सेंटर से परिधि की ओर जाएगी, दोनों कोशिकाएं बच्चों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो बच्चों ये था क्या? कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्वेश्चन आता है कोशिका द्रव्य विभाजन समझाइए, तो आपको ये दो टॉपिक समझा देंगे। ठीक है, अब बच्चों समसूत्री विभाजन पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे कि समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। क्यों समसूत्री कोशिका विभाजन होना चाहिए? तो सूत्री विभाजन अगर आप देखें बच्चों,
तो समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अधिकतर जो सूत्री विभाजन है बच्चों, माइटोटिक डिवीजन है, ये द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अब द्विगुणित मतलब 2n डिप्लॉइड कोशिका जिनमें गुणसूत्र जोड़े में है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटकों जैसे हनी बी, मधुमक्खी में अगुणित कोशिका में भी बच्चों यानी एन में भी जो हैप्लॉइड कोशिका है जिसमें गुणसूत्र आधे हैं, उसमें भी क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। पहला, समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो अधिकतर समसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, लेकिन कुछ निम्न कक्षा के पादप जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों? और सामाजिक कीटक बता दिया आपको, हनीबी, इनकी अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन होता है। यह सूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? अधिकतर द्विगुणित में, कुछ अगुणित में। अगुणित में क्या याद रखना है? निम्न कक्षा के पादप और सामाजिक कीटक। अब सूत्री विभाजन का प्राणियों के जीवन में क्या महत्व है? तो बच्चों, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा आपके लिए, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित कीटकों के बारे में पढ़ा है? फर्स्ट लेसन में हमने देखा था, और बच्चों हम 12th में देखेंगे कि अगुणित द्विगुणित, या आपने लाइफ साइकिल देखी थी हैप्लोडिप्लोइडिक। ठीक है, तो यहां पे हम प्राणियों की बात करें, जो कीटक होते हैं बच्चों, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी में जो फीमेल होती है, मादा मधुमक्खी होती है, वो द्विगुणित होती है। उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, एक कोशिका में 32 गुणसूत्र मादा मधुमक्खी में। लेकिन जो नर मधुमक्खी होती है बच्चों, ये अगुणित होती है। अच्छा, द्विगुणित क्यों बोला, ये भी देख लेते हैं। इसमें 32 गुणसूत्र है, अर्थात 2 गुणा 16, तो 16 जोड़े गुणसूत्रों के हैं। ठीक है, क्योंकि 2 है तो इसे 2n कहते हैं। n का मान बच्चों यहाँ पे 16 है, तो हम 2n कहते हैं। वो ये है, n कितना है यहाँ पे? 16 है। 2 मतलब गुणसूत्र जोड़े में है। अगर आप नर की बात देखोगे बच्चों, नर की कोशिका में देखोगे गुणसूत्र, तो उसमें 16 गुणसूत्र है, 2 है ही नहीं। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 × 16। इसको हम 2n कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, और इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, क्योंकि यह गुणसूत्र जोड़े में है नहीं, हर जोड़े का एक एक गुणसूत्र है। तो मधुमक्खी में बच्चों क्या होगा? मादा द्विगुणित है और नर अगुणित है। ठीक है, अब युग्मक, जो इनके गैमेट होते हैं बच्चों, युग्मक होते हैं, वो हमेशा n ही होने चाहिए। इतना याद रखना, 12th का पहला लेसन पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ना है कि नर अथवा मादा या सजीव अगुणित हो या द्विगुणित हो। जैसे यहाँ पे ये अगुणित है और ये द्विगुणित है। अगुणित मतलब जिसमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं, जोड़े का केवल एक गुणसूत्र होता है। द्विगुणित गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। तो सजीव चाहे अगुणित हो या द्विगुणित हो, उसके जो गैमेट होंगे, युग्मक होंगे, वो हमेशा अगुणित होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। फिक्स है बच्चों, गैमेट हमेशा अगुणित होंगे।
तो मादा मधुमक्खी में 2n से n बनना है तो क्या होगा, ये समसूत्री विभाजन होगा जो आप पढ़ रहे हो, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होगा जो आप पढ़ोगे, आधा करना है ना, तो ये अर्धसूत्री है बच्चों, क्या होगा ये अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो युग्मक निर्माण के समय जो मादा मधुमक्खी होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन नर में तो n ही है और ये भी n है, तो n से n अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान बनानी है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन। मादा कैसी थी, द्विगुणित थी, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बने। युग्मक हमेशा अगुणित ही होंगे क्योंकि मादा द्विगुणित है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। लेकिन नर बच्चों क्या है, अगुणित है, तो इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, युग्मकों का निर्माण। ठीक है, तो ये है बच्चों जो टॉपिक आपका बुक में दिया हुआ है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित कीटकों के बारे में पढ़ा है? पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ मैंने पढ़ा दिया आपको। एग्जाम्पल डालना है मधुमक्खी का, 12वीं में भी काम आएगा आपको, आनुवांशिकता जब पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? मैंने आपको कहा था कि कोई भी सजीव हो, चाहे एक कोषी हो, बहुकोषी हो, उसके जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। अब चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। अब इस एक कोशिका से आपके शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स है, कैसे बने? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। बच्चों कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, कोशिका विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो वृद्धि होगी, ऊतकों में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप अंगों में वृद्धि होगी और सजीव में वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है कोशिका विभाजन होता क्यों है? कोशिका विभाजन का महत्व क्या है ये तो देखना है, कोशिका विभाजन क्यों होता है, तो उसके लिए बच्चों एक टॉपिक और समझेंगे, कोशिका विभाजन क्यों होगा। अब आपने केमिस्ट्री में बच्चों देखा होगा कि एक नाभिक होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक निश्चित अनुपात होता है, अगर ये अनुपात बनाए रहता है तो ये तत्व सामान्य होता है। लेकिन अगर ये अनुपात बनाए नहीं हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हुई, तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशन उत्पन्न करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है नाभिक को स्थिर बनाए रखने के लिए। यही सेम घटना कोशिका में होती है। ये एक कोशिका है, ये केंद्रक है। अब हुआ क्या बच्चों, केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य लगातार बढ़ता गया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है वो निश्चित रहना चाहिए। केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है बच्चों वो एक निश्चित मात्रा में होता है। अगर ये अनुपात बिगड़ा या ये अनुपात असंतुलित हुआ तो कोशिका विभाजन के द्वारा, जैसे केमिस्ट्री में क्या था, तत्व क्या करता था, परमाणु क्या करता था, विकिरण के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता था। कोशिका में क्या होगा, विभाजन के द्वारा ये अनुपात बनाए रखने की कोशिश होती है। विभाजन, देखिए बच्चों, बंटवारा तभी होता है जब असंतुलन उत्पन्न होता है।
एक फैमिली है, मान लीजिए उस फैमिली में दो माता, एक माँ बाप है और उनके दो बेटे हैं। तो बच्चों, उन दोनों भाइयों में बंटवारा तब तक नहीं होगा जब तक कि परिवार में संतुलन बना है। जैसे ही परिवार में संतुलन बिगड़ा, बंटवारे की नौबत आएगी। यहां पे भी यही चीज है। अगर आप इसको देखें बच्चों, ये एक कोशिका है जिसमें केंद्रक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य का एक निश्चित अनुपात रहना चाहिए, संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच। लेकिन जैसे ही ये संतुलन गड़बड़ होता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, तो क्या होगा? इस संतुलन को बनाए रखने के लिए या इस असंतुलन को दूर करने के लिए बच्चों, कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन का क्या महत्व है? तो बच्चों, पहले आपको लिखना है कि सूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। तो पहले आपको कोशिका के बारे में लिखना है कि सूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है। तो कौन सी कोशिकाओं में होता है बच्चों? सूत्री विभाजन अधिकतर द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? जोड़े में होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल द्विगुणित में ही होगा, अगुणित में नहीं होगा। कभी कभी बच्चों जरूरत पड़ने पर, जैसे मैंने कहा था नर मधुमक्खी, क्योंकि वो अगुणित ही है और उसके युग्मक अगुणित ही होने चाहिए, तो वहां पे उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मक का निर्माण करता है। ऐसे कुछ निम्न कक्षा के वनस्पतियां हैं जिनकी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है। दूसरा, और कहाँ होता है? पहले कोशिका आपने बताए, फिर कीटकों के बारे में लिख दो। जो द्विगुणित कीटक था बच्चों, जैसे आपने देखा था अभी मादा मधुमक्खी, तो जो द्विगुणित होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनेगा, लेकिन जो एक गुणित है या अगुणित है उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा बच्चों क्या बनेगा? युग्मक बने। ठीक है, उसके बाद वृद्धि, सजीवों की जो वृद्धि होती है वो सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजन क्यों हुआ? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक का जब अनुपात असंतुलित हो जाता है तो इसको संतुलित करने के लिए विभाजन होता है। फिर अधिचर्म की कोशिकाएं बच्चों रोज खुजली करते हैं, घर्षण होता है, दाढ़ी बनाते हैं, घर्षण हो रहा है। अब सोचिए कि जो कोशिकाएं निकल गई उसके स्थान पे कोशिकाएं नहीं बनी होती तो पूरे खुजली हो रही, पैसा आएगा। अब सोचिए बच्चों, अगर ये कोशिकाएं बनती नहीं तो पैसा तो आता नहीं आता भगवान जाने, लेकिन ये हाथ गायब हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कोशिकाएं निकल चुकी हैं उसके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं जिस कला पे टिकी हैं उसे बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, और वहां पे मेल्पिगियल लेयर होती है जो विभाजनशील होती है। कोशिकाएं बाहर की ओर आती है, मृत होती है, चपटी होती है और घर्षण के द्वारा निकल जाती है। अगर ये कोशिकाएं नहीं बनती तो घर्षण होते होते एक चीज गायब हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं आहार नाल रोज खाना खाना है। ठीक, अब ऐसा नहीं खाने में केवल आपका जो सॉफ्ट है, कभी कभी हार्ड चीजें, तो घर्षण होता है आहार नली में, वहां से भी कोशिका निकलती है। अगर वहां से निकल जाए और वहां बने नहीं तो ठीक है। तो कोशिकाओं को क्या करना बच्चों? प्रस्थापित करना, प्रतिस्थापित करने के लिए क्या होता है? सूत्री कोशिका विभाजन होता है। एक बार वापस थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज करेंगे बच्चों टॉपिक को। हम टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सूत्री विभाजन, मैंने आपको बताया था कि
कि मान लीजिए यहाँ पे 16 गुणसूत्र या 32 गुणसूत्र है कोशिका में। इस कोशिका में विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, ठीक है, और इन दोनों में 32 गुणसूत्र है। ये बच्चों पैतृक कोशिका है और ये संतति कोशिका है। परिभाषा कैसे दोगे कि विभाजन का वह प्रकार जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृक कोशिका के समान होती है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये था परिभाषा। फिर इसके 2 प्रकार थे। पहला, आपने केंद्रक का विभाजन करना है। इस कोशिका में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनाने हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान हो। इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते थे। कैरियोकाइनेसिस। बच्चों इसके कितने प्रकार थे? तो इसको हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस था और टीलोफेज के अंत में आपको 2 केंद्रक मिले जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर है क्योंकि समसूत्री है। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। जो आज मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? केंद्रक बन गया है बच्चों, 2 केंद्रक बन गए, अब इनको बीचों बीच आपको अलग करना है। प्राणी कोशिका में क्या होता है कि संकोचन होता है, कहां से कहां? केंद्र से परिधि की ओर, और ये संकुचन धीरे धीरे बढ़ता है और 2 कोशिका एक दूसरे से अलग हो जाती है। लेकिन वनस्पति कोशिका में क्या होता है बच्चों? बीच में एक सेल प्लेट बनती है, कोशिका पट्टिका बनती है जो धीरे धीरे केंद्र से दोनों दिशाओं में परिधि की ओर बढ़ती है और दोनों कोशिका एक दूसरे से अलग हो जाती है। क्या महत्व है ये हमने बता दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया सूत्री विभाजन, माइटोसिस कंप्लीट।